पहले हम लोग किडनी के बारे में जानेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये कंसिस्ट करता है वन पेयर ऑफ किडनी, दूसरा वन पेयर ऑफ यूरेटर, तीसरा उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में है यूरेथ्रा। ये 4 पार्ट से कंसिस्ट करता है और किडनी के अंदर में कौन लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखो अगर हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे फर्स्ट में किडनी जो है वो वन पेयर में प्रेजेंट है, वन पेयर में होता है, एक पेयर होता है इसमें। दूसरा ये और lie in the abdominal cavity, कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, किडनी जो है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह होता है। तो लेफ्ट जो होता है वो स्लाइटली अपर देन राइट किडनी। राइट किडनी प्लेसिंग बता रहा है कि कैसे होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर होगा, राइट वाला थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, तीसरा है इट इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है, इट इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है ये बीन शेप्ड है और इसका जब हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है और अंदर में इसका मतलब पार्ट है, इसको बनाना पड़ेगा। एक काम करो, इसको नोट करो जल्दी से, फटाक से जल्दी से नोट करो। उसका किडनी का स्ट्रक्चर समझाएंगे, फिर हम किडनी के बारे में लिखवाएंगे। जल्दी हो गया, इसको नोट कर लिए। यस नोट हो गया, ठीक है ठीक। अभी इसको समझना है, ठीक है, ऐसे तो हम इसका नोट्स लिख पाएंगे। इसका हम फिगर बना दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
देखो ये हो गया हमारा किडनी, ठीक है। तो सबसे पहले किडनी को हम लोग दो पार्ट में बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। हम्म, दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक लिखे हैं कॉर्टेक्स, जो कि डार्क लाइट में है, डार्क में है। और ये जो रीनल मेडुला है ये लाइट में है, ठीक है, मतलब डार्क रीजन बोला जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रीजन। लाइट रीजन, लाइट रीजन जो मेडुला है, रीनल मेडुला जो है, ठीक है। एक्चुअली मेडुला एंड कॉर्टेक्स होता है, तो मेडुला जो लिखे हैं, तो मेडुला जो ही डिवाइड होता है, ये जो थ्रेड लाइक दिख रहा है तुमको ग्रुप में, जिसका नाम हम लिखे हैं मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुला का ही पार्ट है जो पिरामिडल शेप में मतलब पिरामिडल इसको बोलते हैं। ये रीनल पेप्लिया है जो कि इसको बंच करके रखता है, ये बीच वाला पार्ट को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला जो ऊपर पार्ट है जिसको एडिपोज कैप्सूल लिखे हैं। एडिपोज कैप्सूल इसलिए लिखा गया है क्योंकि एडिपोज का मतलब होता है फैट स्टोरिंग, प्रोटेक्ट कर देगा। उसके बाद ये रीनल कैप्सूल है, जस्ट एडिपोज कैप्सूल के बाद रीनल कैप्सूल है, जो कि रीनल कैप्सूल एक लेयर है, ठीक है। कोई भी सॉफ्ट ऑर्गन है उसके लिए एक कोई ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है, ताकि उसका इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सबसे पहले फैट का लेयर जो एडिपोज लेयर, उसके बाद है रीनल लेयर, उसके बाद डार्क रीजन को कॉर्टेक्स, उसके बाद बोलते हैं डार्क लाइट रीजन को मेडुला। मेडुला में ये सब अंदर में है, जो कि पिरामिड होता है। दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो स्पेस होता है उसको कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। बर्टीनी एक साइंटिस्ट थे जो इस कॉलम को डिस्क्राइब किए थे। उसके बाद अंदर में आता है ये वाला पार्ट है कैलिक्स, इसको बोला जाता है कैलिक्स। ये हम मेंशन नहीं किया क्योंकि मेजर माइनर कैलिक्स में डिवाइड होता है, तो इसको समझ लो ये कैलिक्स है, ठीक है, कैलिक्स। उसके बाद पार्ट दिख रहा है, देखो ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइलस या हाइलम, मतलब ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर इंटर भी करता है, लीव भी करता है। क्यों इंटर करेगा? सिंपल है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, आर्टरी वेन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। रीनल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये किडनी का बात बोल रहा है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी में हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए टर्म है। जैसे हार्ट के लिए कार्डियो यूज करते हैं हम, लंग्स के लिए पल्मोनरी यूज करते हैं, ब्रेन के लिए क्रैनियम यूज करते हैं, उसी तरह किडनी के लिए रीनल यूज करते हैं। तो रीनल आर्टरी लिख रहा है ब्लड को लेके जाता है, और रीनल वेन का मतलब क्या होता है, डिऑक्सीनेट को लेके आता है। ये चीजें अब इसी से ऑरिजिनेट होता है यूरेटर। यूरेटर यहाँ ऑरिजिनेट होता है क्योंकि यहाँ से अल्टीमेटली यूरिन पास होता है, यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होता है। अब इसके अंदर में, किडनी के अंदर में मेन जो यूनिट है बहुत सारा क्वाइल में प्रेजेंट होता है, अप्रोक्स 300 क्वाइल प्रेजेंट है। वो सिस्टम का एक यूनिट है। बिना नेफ्रॉन के एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए यूरिन फॉर्मेशन चाहिए, और यूरिन फॉर्मेशन होने के लिए नेफ्रॉन जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि जब वेस्ट ब्लड से वेस्ट जाता है नेफ्रॉन में, तो बहुत कुछ है जो एसेंशियल है जो चला जाता है नेफ्रॉन में, उसको रिअब्जॉर्ब भी करना है और फिर आगे भी बढ़ाना है। इस तरह से इसमें मैकेनिज्म होता है। इसको डायग्राम बनाओ, इसको मतलब कि ये मतलब लेबल्ड करो। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट आते हैं किडनी में। किडनी यहीं पे प्रेजेंट है, अंदर वाले पार्ट में। किडनी सॉरी नेफ्रॉन यहीं पे प्रेजेंट है, किडनी के अंदर वाले पार्ट पे नेफ्रॉन है, जो कि अल्टीमेटली हम लोग को नेफ्रॉन का पूरा डिटेल स्टडी भी करना है, ठीक है। ये चीज है, ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसके बारे में कुछ हम तुमको फैक्ट्स बताते हैं, 3-4 पॉइंट।
इसका स्ट्रक्चर एक और बार बोल दीजिए ना सर। सर स्ट्रक्चर एक कॉर्टेक्स और क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। क्या कॉर्टेक्स क्या है सर, फिर से बताइए ना एक बार। देखो, किडनी जो होता है ना उसको दो रीजन में डिवाइड किया गया, एक है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स देखो, ये छोटा छोटा थ्रेड लाइक दिख रहा है चारों, और इंटरनल पार्ट इज अ मेडुला। तो इंटरनल पार्ट का ही ये मेडुलरी पिरामिड, ये रीनल पैप्लिया, कैलिक्स, रीनल आर्टरी, वेन, नेफ्रॉन, सारा मेडुला का पार्ट होता है। और ये जो डार्क रीजन दिख रहा है, ये बॉर्डरिंग जो किए हैं, ये कॉर्टेक्स है। किडनी को दो रीजन में डिवाइड करके इसका अलग अलग जो भी लेबल दिख रहा है वो किया गया। ठीक है, तो चलो फिर से हम एक बार बता देते हैं। सबसे फर्स्ट में, किडनी एक सॉफ्ट ऑर्गन है, तो इसको सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, और प्रोटेक्शन के लिए, इंजरी के लिए, शॉकिंग के लिए, प्रेशर करने उससे बचाने के लिए बस एक ही फैट है, तो उसका एक लेयर बनाता है। तो फैट के लिए चाहिए एडिपोज, तो सबसे पहले एडिपोज कैप्सूल का लेयर है। उसके बाद जस्ट बाद ये जो दो लाइन दिख, ऊपर में जो एक लाइन दिख रहा है वो है रीनल कैप्सूल। एडिपोज कैप्सूल के बाद रीनल कैप्सूल है। उसके बाद है हमारा डार्क रीजन इज अ कॉर्टेक्स। उसके बाद वो डिवाइड है सबसे पहले मेडुलरी पिरामिड में। देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। उसके बाद मेडुलरी पिरामिड को एक जगह पे मतलब बांध के रखता है, या फिर बोल सकते हो तो उसको बाइंड करके रखता है, ये जिसको रेनल पैप्लिया बोलते हैं। ये दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। बर्टीनी इज अ साइंटिस्ट। बर्टीनी क्या हुआ, इस कॉलम को ऑब्जर्व किया, तो उसको उसका डिस्कवरी किया, उसके अपने नाम पे लिख दिया कॉलम ऑफ बर्टीनी। यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो, अंदर में है कैलिक्स, ये जो स्पेस है इसको कैलिक्स बोलते हैं। यहाँ पे नेफ्रॉन होता है। इवन की किडनी में जो भी स्पेसेस दिख रहा है सब में वो पूरा कॉइल्ड में नेफ्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और वही क्योंकि ये यूरेटर है, यूरेटर फिर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरिन का होता है वो स्टोर होता है, तो अंदर में ही नेफ्रॉन है। अब कोई भी ऑर्गन हो उसमें ब्लड वेसल्स होता ही होता है, आर्टरी वेन होगा ही होगा। यहाँ पे जो आर्टरी वेन है उसका नाम बस इसी के हिसाब से दिया है, क्योंकि रीनल वर्ड है मतलब किडनी से कोरिलेट कर रहा है। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, और साथ में यूरेटर। ये एक स्पेस, मान लो ये किडनी, सपोज दैट ये किडनी है, तो ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को पोर्स को बोल सकते हैं हम लोग, जो वो है कि हाइलस या बोलते हैं या फिर हाइलम बोलते हैं। हाइलम या हाइलस दोनों वर्ड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हाइलम है। हाइलम एक तरह का जंक्शन का काम करता है, एक तरह का पोर्स का काम करता है, जिसमें ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर जो होता है वो इंटर भी करता है उसी रास्ते से और लीव भी करता है उसी रास्ते से। मतलब एक ही वेसल्स है जो आर्टरी जाएगा अंदर, दूसरा जो वेसल्स है वेन उसी से बाहर आएगा। मतलब किडनी ऑर्गन के अंदर में आने जाने का काम वो पोर्स से होता है, उस पोर्स का नाम हाइलम। अब पोर्स से तीन ही चीज आता है, ऐसे तो नर्वस सिस्टम वगैरह सब जाता है, लेकिन तीन चीज ध्यान रखो, रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर। लिविंग एंड एंटरिंग दोनों उसी जंक्शन से जाता है, उसी पोर्स से जाता है, उसी होल से जाता है, उसी प्लेस से जाता है। जो समझना समझ सकते हो, उसको नाम दिया गया हाइलम या फिर हाइलक्स, दोनों लिख सकते हैं। अब इसी के अंदर में ये कैलिक्स जो पार्ट है, यहीं पे अरेंज होता है, यहीं पे कॉइल में प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन, जो कि एक्सक्रीटिव सिस्टम का यूनिट कहलाता है। समझ में आ गया? ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ये किडनी का भी। इसके अंदर में जो नेफ्रॉन है, जो मेन यूनिट है, वो भी नहीं बताएं, उसमें भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर है। और सर ये वहाँ जो आर्टरी और वेन है एक ही होता है सर, मतलब आर्टरी अंदर नहीं नहीं करके नहीं, वही पाइप आर्टरी वेन अलग 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 अलग। और सर इसका नेफ्रॉन बता सर दीजिए। कैलिक्स में रहता है सिर्फ सर। नेफ्रॉन सिर्फ कैलिक्स में रहता है सर। हाँ 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 हाँ, बोले तो कैलिक्स, ये जो देखो एक्चुअली कैलिक्स को हम पूरा कर दिए, ये माइनर ये मेजर कैलिक्स है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है। पूरा मेडुला का जो पार्ट है सब में वो क्वाइल्ड में, सब में क्वाइलिंग में पूरा वो वहां पे प्रेजेंट होता है, क्वाइल्ड में होता है। इसके बारे में बता दीजिए ना सर, मेडुलरी पिरामिड के बारे में। मेडुलरी पिरामिड का क्या फंक्शन होता है? वो सपोर्ट करके रखता है उसको, उसमें कोई वैसा कोई खास ज्यादा फंक्शन है नहीं। सामने है तुम्हारा मेडुलरी पिरामिड, ठीक है ना, जो कि मतलब कि क्या बोल सकते हो, एक्सटेंडिंग फॉर्म है और कुछ है नहीं।
ये दोनों का सपोर्ट करके रखता है एक्सटेंडिंग फॉर्म। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टार्टिंग में अगर देख सकते हैं तो ये जो है ये पूरा स्प्रेडली फैला हुआ है मेडुलरी पिरामिड का। ठीक है, तो उसको बाइंड करके रखा है रीनल पेप्लिया से, यहाँ जो देखो बांध दिया है दोनों को, और इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग वर्टिनी कॉलम वर्टिनी बोलते हैं। ये तो एक्सटेंडेड फॉर्म है मेडुला का, मेडुलरी मेडुला का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो ये डार्क वाला जो रीजन है वो हम लोग बोल रहे हैं कॉर्टेक्स, और ये लाइट वाला रीजन है क्योंकि कहीं कहीं स्पेस है इसीलिए ऐसा लिख रहा है इसका, सॉरी इसलिए ऐसा होता है, लिख क्या रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए ये सब स्ट्रक्चर है, बस सपोर्टिव स्ट्रक्चर है किडनी का। मेन स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना। ठीक है, बस समझ लो कि इंटरनल एक स्ट्रक्चर है, इसका बहुत ज्यादा फंक्शन भी आता भी नहीं। मेनली नेफ्रॉन में बहुत कुछ आता है क्योंकि वुमेन्स कैप्सूल है, वहां पे प्रेशर वगैरह होता है। ठीक है ना, वो सब आता है। हो गया, इसको नोट कर लिए। और सर जो बॉडी में आर्टरी होता है वही आगे जाके ये बन जाता है, वेन बन जाता है। आर्टरी के बाद कैपिलरी और वेन बन जाता है। हाँ 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 हाँ, यस। देखो ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स जब दो कोई भी ब्लड वेसल्स अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता, एक्सचेंजिंग का काम करे कौन, तो कैपिलरी है। आर्टरी पढ़े, कैपिलरी पढ़े एंड वेन पढ़े, दोनों तीनों तो एक ही ट्यूब है ना। एक का ट्यूब का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, नैरो ज्यादा है, आई मीन वाइडनेस कम है क्योंकि आर्टरी का वाइडनेस कम होता है ताकि वो प्रेशर से जा पाए, वेन का ज्यादा होता है, और कैपिलरीज नेटवर्क है। लेकिन तीनों तो एक ही चीज है ना, खाली फॉर्म अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए वेन आर्टरी तो वो भी, ये भी वही होगा। आर्टरी जा रहा है उधर से, कैपिलरी से एक्सचेंजिंग करेगा, फिर वेन के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, बस नाम है ये, जो बॉडी में ब्लड वेसल्स है सेम यही है, बस नाम रीनल आर्टरी रीनल वेन बस लिखा हुआ है। आर्टरी वेन ही है ये, बस ये रीनल से याद आ जाएगा कि हाँ ये किडनी का पार्ट है, बस यही आता है। जैसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, तो कहाँ का पार्ट है वो, लंग्स का पार्ट है, उसी तरह इसका वो नाम दिया गया। बस जो बॉडी में आर्टरी वेन का रोल है वही यहाँ पे ही रोल है, दोनों सब एक ही ट्यूब है बट थोड़ा डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो तुम्हारे सामने, क्योंकि आर्टरी वेन के बारे में जानते हो, वही सेम चीज है, बस बोले नाम इसलिए दिया गया क्योंकि रिप्रेजेंट कर पाए हाँ ये किडनी का पार्ट है, बस यही चीज है। ठीक है, अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें भी आर्टरी वेन है, बट वो लीवर का पार्ट है। ठीक है, ये चीज होता है और कुछ नहीं, ये है। इसको नोट कर लिए, फिगर बना लिए सब। हाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, हाइलम का बस ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। यूरेटर का ध्यान रखना, ये दो पार्ट्स इस किडनी इस स्ट्रक्चर से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है बस, बाकी बात तो आर्टरी वेन ये क्या कहते हैं, हार्ट में भी हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा देखे थे बट वाल्व वगैरह का काम था, इसीलिए इसमें किडनी सॉरी नेफ्रॉन है। ठीक है, एक किडनी में अप्रोक्सीमेशन 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, अप्रोक्स 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा, और वही नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीशन के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है, वो प्रेजेंट है किडनी में। इसलिए बोलता है किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग के सॉरी ह्यूमन बीइंग के और सर्वाइविंग के लिए, क्योंकि किडनी का काम है बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना। ठीक है ना, इसका कुछ कुछ फैक्ट्स ये होता है कि किडनी, जैसे हम पहला फैक्ट ये बताए कि राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, तो राइट वाला पार्ट थोड़ा नीचे होता है एंड लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा ऊपर होता है हमारा, और ये बैक साइड में है, किडनी हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होता है ना कि सामने। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो सपोर्ट करने के लिए वहां बोन्स है, तो फ्लोटिंग रिब्स, रिब्स बहुत टाइप का होता है, एक ट्रू रिब्स होता है, एक फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स होता है। तो फ्लोटिंग रिब्स 3 पेयर का होता है जो इस तरह से फ्लैट फ्लोट करते रहता है, फ्यूज नहीं रहता, अलग अलग फ्लोट रहता है, उसी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये हमारा पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये इस ट्रू रिब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, रिब केज बनाता है ट्रू रिब, लेकिन ये फ्लोटिंग करता है, फ्लोट करके रहता है। सपोज दैट मान लिया जाए, जैसे देखो ये चीज है बना रहे हैं, ये देखो ये है ना, तो ये इस तरह से समझो, ये सामने ये वाला पोर्शन हमारा जो है वो हो गया, ये जो हम फ्रिक्शन देखो ये कर रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला पार्ट मेरा फिंगर देख लो ये फ्लोटिंग है, और बीच में जो फ्लोट करके रहता है। बट हम ये पूरा तुमको चढ़ा दिया, बट ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा ऐसे पूरा, मतलब कह सकते हो कि 3D तो है नहीं, दिखा नहीं पा रहा है, बट हम बोल सकते हैं कि चारों तरफ से वो
वो कवर अप रहता है, बट आगे थोड़ा खाली रहता है, और तीनों जो बोन्स है वो एक दूसरे से फ्रीली रहता है, इसलिए फ्लोटिंग है, फ्लोट करते रहता है, इसलिए फ्लोटिंग रिब से ये मतलब बोल सकते हैं कि फ्लोटिंग रिब से वो कवर्ड होता है, बचता है। ठीक है। तीसरा फैक्ट ये होता है कि एक टाइम पे ह्यूमन में एक ही किडनी वर्क करता है, वो ज्यादा वर्क नहीं करेगा, एक ही, ऐसा नहीं दोनों एक साथ करेगा। किडनी फेल होने का मतलब है दोनों फेल हो चुका है। ठीक है। किडनी फेल होने का मतलब क्या होता है, दोनों फेल हो चुका है, मतलब एक किडनी फंक्शनिंग है, अगर एक किडनी खराब होता है तो दूसरा अचानक से वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, दूसरा खराब होता है तो ही इफेक्ट होता है। ठीक है। इसका जितना ज्यादा एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग मेथड, आई मीन डोनेट, जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, उसके घर में आई मीन किसी भी पर्सन का, मेल पर्सन का सपोज दैट किडनी फेल हो जाता है किसी भी फैमिली में, तो क्या बोलता है कि वो अपनी वाइफ से किडनी ली है, तो वाइफ का किडनी, एक किडनी काम आ गया, एक किडनी से वो अपना सर्वाइव आराम से कर लेगी, ये चीज होता है। तो किडनी का ट्रांसप्लांट तो ब्लड रिलेशंस में ही हो सकता है, तो एक किडनी ऐसा ही रहता है, मतलब एक तरह का समझ लो स्टेपनी है हमारे बॉडी का। ठीक है। अगर एक किडनी फेल हुआ तो अचानक दूसरा किडनी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ काम करता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ये तीन चीज ध्यान रखना। पहला चीज कि किडनी लेफ्ट में ऊपर, राइट में नीचे। दूसरा फ्लोटिंग रिब से कनेक्ट होता, आई मीन प्रोटेक्ट रहता है। तीसरा फैक्ट्स बताया कि एक टाइम पे एक किडनी, और चौथा फैक्ट है कि किडनी जो है हमारा सामने में नहीं, साइड में भी नहीं, मतलब वो बैक में रहता है, बैक में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हाँ सामने से किडनी नहीं, ऑपरेशन वगैरह कभी कभी वैसा बहुत सारे वीडियो वगैरह देखे होगे, बहुत सारा फिल्म वगैरह देखो तो क्या साइड में देखना कटा हुआ मिलता है। ठीक है। मतलब वो बैक में प्रेजेंट है। एब्डोमिनल कैविटी इसलिए बोले तो क्योंकि वो कैविटी जो पूरा वो एब्डोमेन स्टोमक का पार्ट है, इसलिए कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, बट उसको प्रोटेक्ट करके कौन रखता है, तो वही फ्लोटिंग रिब्स, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल्स, सॉरी स्केलेटल सिस्टम में ये फ्लोटिंग रिब्स आता है, बस यही चीज है। ठीक है। नोट कर लिया इसको। तो ऐसा क्यों सर, एक किडनी ऊपर एक किडनी नीचे सर? प्लेसिंग के हिसाब से ऐसा होता है, प्लेसिंग के हिसाब से। ठीक है। प्लेसिंग के हिसाब से ऐसा होता है, और कोई बात नहीं। ठीक है। अब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, थोड़ा ही ऊपर नीचे होता है। अब ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे यहाँ, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर, स्लाइटली स्लाइटली थोड़ा ऊपर होता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है। बट वो प्लेस पोजीशन के हिसाब से वो ऐसा होता है, और कुछ नहीं। सर तो एक साथ सर दोनों किडनी नहीं काम करता तो सर हरदम ऐसा एक ही किडनी काम करते रहता कि सर कभी एक एक किडनी फिर पूरा दूसरा? लाइफ, पूरा लाइफ एक किडनी से आदमी काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले, तुम कहीं भी एक न्यूज सुनते होगे कि नहीं, हाँ किसी घर में जो एज थे मेल पर्सन, उनका किडनी खराब हो गया, तो किससे वो ट्रांसप्लांट करा, क्या होता है, या फिर अपने बच्चे से लिए, तो क्योंकि जिस पर्सन से हम ले रहे हैं वो भी तो सरवाइव करेगा, उसको भी तो ये काम इसेंशियल है सर्वाइविंग के लिए, तो कैसे करेगा, क्योंकि एक किडनी, हाँ, जिस पर्सन का किडनी खराब हो गया है उस पर्सन को ग्राफ्टिंग के बाद भी दिक्कत होता है, क्योंकि थोड़ा ना बहुत वेस्ट जो है वो रह ही जाता है, वो सही से निकलने। एक्चुअली क्या है ना कि फॉस्फेट एंड सल्फेट, ठीक है, ये दो ऐसा कंपोनेंट्स है जो निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये सब चीज को निकालने के लिए फिर वही डायलाइजिंग जो आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस, वो हेमोडायलिसिस जो है वो करवाते रहना चाहिए। आई मीन साल भर, 1.5 साल, 6 महीना में वो डायलाइजिंग कर सकते हैं, ताकि जो जिसमें खराब हो गया, जो ग्राफ्ट कराया है, मतलब ट्रांसप्लांट हुआ है जिसका, उसके लिए है, जो जिसका नेचुरल है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ग्राफ्टिंग के बाद कहीं ना कहीं उतना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए वो डायलाइजिंग का प्रोसेस बोलता है कि नहीं, हाँ साल भर में एक बार डायलाइजिंग कराने से ब्लड में जो भी वेस्ट है वो और ज्यादा प्यूरिफाई होगा, फिर से साल भर, फिर साल से साल भर, मतलब किडनी एक बार मतलब ट्रांसप्लांट हो गया तो साल में एक बार डायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेस्ट पूरी तरीके से निकल नहीं पाता। ठीक है। ये फिगर हो गया, बोलो सर वो नहीं इसको बोले थे मिटाएं। सर। हाँ सर मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में सर, सर हरदम ऐसा एक ही किडनी काम करता है कि सर कभी एक किया फिर कभी दूसरा किया? देखो, हम क्या बताएं कि एक किडनी हमेशा काम करेगा, हमेशा। अगर एक किडनी खराब है तो दूसरा फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक सर है। एक ही किडनी से थ्रू आउट द लाइफ काम करता है सर? हाँ, थ्रू आउट द लाइफ काम करता है, वन टाइम में वन किडनी फंक्शनिंग है, बस ऐसा नहीं है कि
5 साल ये कर लिया और फिर दूसरा ये साल कर लेगा, फिर 5 साल वो करेगा, इस तरह से ऐसा कहीं कुछ खराब होगा तभी करेगा, खराब नहीं होगा तो वो किडनी वेस्ट ही है एक तरह से, ठीक है। बोले तो वो एक तरह का बैकअप प्लान है, गॉड का जो है ना, भगवान का बैकअप प्लान तैयार रहता है, बोलता है ना स्टेफनी, उससे आराम से सरवाइव कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ग्राफ्टिंग वाले को, ट्रांसप्लांट वाले को दिक्कत होता है ग्राफ्टिंग के बाद, क्योंकि किसी और का किडनी लिया जाता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। इसको मिटाएं, बोलो हो गया क्लियर ये चीज? सबको क्लियर है? कुछ और पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग का नेक्स्ट बात कर, इधर पॉइंट लिखवा दे या फिर जो भी जितना चीज है वो लिखवा दें, बताओ। उधर पॉइंट लिखा दें एकेडमिक लेवल से, या फिर जितना स्ट्रक्चर है वो सारा लिखाना होगा, बताओ। जो वो लोग हम लिखवा देंगे। टू द पॉइंट मतलब कहने का कि जो तुम्हारे 10th में काम आएगा, बोर्ड्स में काम आएगा, वो हम पूछ रहे हैं। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वही लिखा दीजिए सर। टू द पॉइंट लिखा दें। यस देखो टू द पॉइंट में क्या है कि किडनी को इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, जैसे हम एक्सप्लेन करके फिगर बताएं, फिगर से याद रखना क्या है नहीं। ऐसे भी किडनी का स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी में 4-5 पॉइंट ही निकल के आने वाला है, ज्यादा नहीं आएगा फॉर एकेडमिक के लिए, ठीक है। सो लिखते हैं सर, उसके बारे में नहीं बताया। किसके बारे में? प्लान के बारे में। इसके बाद बता देंगे ना, तो इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। फर्स्ट में, अच्छा ये तो पार्ट लिखे ही थे ना, 4 पार्ट तो लिखे ही हूँ। डायरेक्ट लिखते हैं किडनी, किडनी they are a pair of reddish brown solid bean shaped solid bean shaped abdominal, which line abdominal cavity attached to dorsal body wall, dorsal body wall. Left kidney slightly higher level than right kidney. Then right kidney.
छोटा छोटा नहीं ना है, और बड़ा करना पड़ेगा क्या? एंड ये दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हैज ए कॉन्वेक्सिटी ऑन वाटर साइड एंड concavity on the inner side. कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। कॉनकेव साइड हैज अ concave side has a hilus or hilus for entry of renal artery, renal vein and ureter renal artery being blood laden with waste product renal then carry deoxy blood from which waste product have been removed. देखो यहाँ पे एक नया आर्टरी के साथ साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उसी के साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी आता है। वो जब किडनी में जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी चला जाएगा, तो ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट नेफ्रॉन में फिल्टर्ड हो जाता है। उसके बाद फिल्टर होने के बाद वहां पे रीनल वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, साथ साथ में वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो रिमूव किडनी में। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ में वेस्ट भी लाता है, वो वहां पे फिल्टर आउट हुआ, ठीक है, उसके बाद वो नेफ्रॉन में चला गया, फिर अपना प्रोसेस करेगा। लेकिन नेफ्रॉन के बाद जो बैक बॉडी में जाता है वो वेन ही लेके जाता है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन का कमी रहता है। वेन में सिंपल है, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेशन का कॉम्बिनेशन, सॉरी जो रिलेशन है, जैसे आर्टरी में ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन यहाँ पे किडनी में ऑक्सीजन के साथ साथ में वेस्ट आता है, वेस्ट रिमूव हुआ तो वेन के थ्रू वेस्ट जो रिमूवल वेस्ट वाला जो प्योर जो ब्लड है, ठीक है, आई मीन वेस्ट वहां से रिमूव हो रहा है तो वो वेन लेके चला जाता है बैक। इसको याद रखना, वही लास्ट टाइम हम वो लिखा है, ठीक है। मैंने तो एक छोटा सा यहाँ डायग्राम देख लो, ये हमारा समझ में आ जाएगा। ये है रीनल वेन, हम वेन ही लिखते हैं डायरेक्ट, वेन। तो इसमें क्या होता है, DO2 प्लस प्योर ब्लड, ठीक है, इसमें O2 प्लस
वेस्ट ब्लड। ब्लड समझने के लिए हम लिख दिया ताकि बस ये चीज को समझ लो, बस इसलिए हम ये बना दिए। ठीक है, नोट कर लिया वो इसको। क्या लिखे, वो क्या लिखे सर? वो नहीं सर, एकदम आखिरी वर्ड, एकदम सेंटेंस में हैव बीन रिसीव्ड। हाँ सर, उसी का आखिरी वर्ड है। अच्छा अच्छा, ब्लड फ्रॉम वेस्ट प्रोड्यूसेस हैव बीन रिमूव्ड। प्रोड्यूसेस नहीं होगा, सॉरी, वेस्ट प्रोडक्ट होगा जी। एक सेकंड, वेस्ट प्रोडक्ट हैव बीन रिमूव्ड, मतलब रिमूव हो जाता है तो वो वेन लेके चला जाए। हो गया, नोट कर लिए सब? सर वो फिगर एक बार फिर समझा दीजिए सर। उस फिगर में क्या बोल रहा है ना कि मान लो ये आर्टरी है, इसमें डीऑक्सीनेटेड साथ साथ में वेस्ट ब्लड आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन किडनी का पार्ट्स यूज करेगा और वेस्ट वाला जो भी आ रहा है उस ब्लड में वो नेफ्रॉन में फिल्टर्ड आउट हो जाएगा। फिल्टर आउट होने के बाद वो वेन के थ्रू चला जाएगा। वेन में जाने के बाद, सॉरी, वेन में डीऑक्सीनेटेड भी है, अमीनो ऑक्सीजन का कमी है, एंड जो वेस्ट था उसमें फिल्टर आउट हुआ, मतलब वो प्योर हो गया तो वेन से चला गया। मतलब वेन में प्योर एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों चल जाता है वेन के थ्रू। ठीक है ना, और आर्टरी में क्या, ऑक्सीजन के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट वाला ब्लड भी आया हुआ। बस यही चीज, बस यही चीज वो लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम लिख दिए क्योंकि याद रहेगा, क्योंकि आर्टरी का बट वहां वेस्ट है किडनी के केस में। यही चीज है, इसको अपने तरीके से भी समझ के लिख सकते हो गया, इसको नोट मतलब कर लिया, मिटाएं? यस सर, मिटा दीजिए। पूछना है पूछ सकते हो उसमें, क्योंकि अब हम नेफ्रॉन में आएंगे। ठीक है, चलो किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन यूनिट है या फिर बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसका पार्ट समझ लो। नेफ्रॉन जो है को बोलते हैं मालपीजियन, मालपीजियन बॉडी या कॉर्पसल्स, और दूसरा होता है रीनल टिब्यूल। ठीक है, मालपीजियन बॉडी भी दो पार्ट से कंसिस्ट करता है, एक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और एक होता है, ये दो पार्ट होता है। रीनल टिब्यूल्स में तीन पार्ट है। ठीक है, उसको ऐसे समझते हैं, फुल फॉर्म भी लिखना होगा, पीसीटी, डीसीटी एंड सीटी। ठीक है, पीसीटी इज अ proximal convoluted tubule, DCT is a distal convoluted tubule, and CT is a collecting tubule। ठीक है, ये चीज है। तो मालपीजियन बॉडी एंड रीनल टिब्यूल में डिवाइड होता है, दो पार्ट से कंसिस्ट है, एंड वुमेन्स कैप्सूल, और उसमें रीनल टिब्यूल, पीसीटी, डीसीटी एंड सीटी, ये तीन टिब्यूल है। इसके अलावा इसमें नहीं आता है। लूप ऑफ हेनले जो है वो बाद में इसका डिस्कवरी हुआ।
हेनले जो है वो किए थे, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये चीज है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, आई मीन ये स्ट्रक्चर है, इसको नोट करो, फिर हम फिगर बना के फिर समझाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्लेसिंग है, ठीक है। गया है, वो नाम है, वो बताते हैं फिगर के साथ में समझ में आएगा। हम तो बोले कि तुम लोग पहले इसको बना लो, ठीक है। मालपीजियन बॉडी जो है ना, वो मालपीजियन बॉडी का फिर दो पार्ट से कंसिस्ट है, ठीक है। वो चीज है, ये नेम है, लेबल्ड है, वो समझ में आएगा फिगर के बाद। पहले इसको नोट करो, फिगर हम बनाएंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। चल जाता चलेंगे ना। अब हेलो, इसको नोट करिए। यस चलो ठीक है, अब हम इसका फिगर समझते हैं। फिगर इसका आराम से बनाना, क्योंकि फिगर आता है, सीख भी लो। ये चीज है, देखो सबसे फर्स्ट में ये पूरे पार्ट को ही हम लोग बोले थे मालपीजियन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड वुमेन्स कैप्सूल को कंबाइंडली हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं मालपीजियन बॉडी या टिब्यूल या कॉर्पस। एमटी हम लिखे हुए हैं, समझ जाना, एमटी का मतलब मालपीजियन टिब्यूल, बॉडी भी लिख सकते हो, कॉर्पस, सब तीनों नाम है, ठीक है, मालपीजियन बॉडी। अब देखो समझ में आ रहा होगा कि ये और ये दोनों पार्ट, क्योंकि वुमेन्स कैप्सूल जो है वो कप शेप में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे कॉइलिंग है, ठीक है। फिर वो कॉइलिंग जो है फिर वो बाहर निकलता है, और ये जो ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब से वो राउंड रहता है, कहने का मतलब उस चारों बगल को उसको बाइंड करके फिर वो बैक बॉडी में चला जाता है, ठीक है। यहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना। ये तो हो गया मालपीजियन बॉडी। अब ये हमारा हो गया रीनल टिब्यूल। देखो तुम्हारे सामने, ये पार्ट को पीसीटी, ये पार्ट को डीसीटी, एंड ये जो पार्ट है इसको सीटी बोल रहे हैं। ये नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये हेनले साइंटिस्ट है, इस लूप को वही डिस्कवर किया था। अब देखो इस लूप का भी नाम दिया है, ये नीचे आ रहा है, ये हो जाएगा डिसेंडिंग, क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग। और उसके बाद फिर
ये ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा असेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो है ये ट्रांसवर्स या बेस लूप ऑफ हेनले कहलाता है। यही है इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो कैपिलरीज आ रहा है, ठीक है, इस कैपिलरी आर्ट्रियोल, क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोल, और ये जो वहां से रिलीज उठ के इफरेंट आर्ट्रियोल, ऐसा है, समझ में। ये अब एफरेंट आर्टियोल से क्या होगा, एफरेंट आर्टियोल से, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा, हाँ हाँ अब दिख रहा होगा। एफरेंट आर्टियोल से क्या होगा कि वेस्ट ब्लड आएगा, प्रेशर के थ्रू इस कैपिलरीज में जाएगा और यहाँ पे फिल्टर होकर वुमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। जो वेस्ट आएगा उसको फिल्टर बोलते हैं। उसके बाद ये फिल्टर हो गया वेस्ट। अब ये बैक फिर इस ट्यूब के थ्रू बैक ये क्वाइलिंग होते हुए बैक वो बॉडी में चला जाएगा। तो जब बैक जाएगा तो जो भी वेस्ट है ब्लड का वो यहाँ से फिल्टर हो गया, तो अब नहीं रहा, रिमूव हो गया वहां का, और साथ में वेल कंसिडर कर सकता है इसको हम लोग आर्टरी, बट ये नाम अलग अलग है। एफरेंट में आएगा, इफरेंट में वहां से बाहर निकलेगा, कहाँ से, वुमेन्स कैप्सूल से, इसलिए इसका ऐसा नाम दिया गया। ठीक है, इसी में यूरिन फॉर्मेशन होगा, समझे। तो ये नेफ्रॉन का फिगर है। तो नेफ्रॉन जो है वो ईच किडनी 10 लाख ना, 10 लाख प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन, 10 लाख प्रेजेंट होगा। और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है, कौन, नेफ्रॉन। ठीक है, ये इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। वुमेन्स कैप्सूल में प्यूरिफाई हो जाता तो सर, तो सर ब्लड वेसल सर इतना घूम घूम फिर के क्यों जाता है सर? इसका काम है, ये अभी हम नहीं बताएं, ठीक है, टाइम नहीं है इसलिए हम नहीं, इसका मैं अब एक्चुअली क्या है ना, जब ये फिल्टर्ड हुआ तो यूरिन का फॉर्मेशन यही होगा। बस हम तुमको ब्रीफ किए कि ऐसे काम करता है, यहाँ फिर फिल्टर्ड होगा, फिर यहाँ के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू वो सीटी में आएगा, आई मीन सॉरी कलेक्टर ट्यूब्यूल में या सीटी में आता है, तब ये, तो यहाँ तक आने के लिए यूरिन फॉर्मेशन, तो इस बीच में इसका बहुत सारा प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस है ये फिल्टर आउट हुआ, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल दिया। उसके बाद इधर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये 3-4 इसमें प्रोसेस होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास यूरिन का फॉर्मेशन से शुरू से स्टार्ट करेंगे, और फिगर जो है वो उसको भी बना लो, क्योंकि इतना लेवल उस टाइम पे नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा। वो बस जो इंपॉर्टेंट है वो हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। सो इसको नोट करो, और जो भी लेवल है उसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, ताकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तुम लोग को पूरा हम नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन, इसका मैकेनिज्म, इसमें जो भी एक्शंस वगैरह होना है वो नेक्स्ट क्लास हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी तो नोट कर लो, स्ट्रक्चर में समझ गए ना, इसका बस स्ट्रक्चर लेवल समझ गए, इसका नेक्स्ट क्लास मैकेनिज्म अच्छे से समझाएंगे। उस टाइम पे जितना क्रॉस क्वेश्चन करना है आराम से करना, क्योंकि अभी पूरा बताए नहीं तो सही कुछ समझ में आ गया ना। एक्चुअली इस ट्यूब को भी पेरी ट्यूबुलर यहाँ पे बोलता है कैपिलरी, ये जो क्वाइलिंग है इसका अलग नाम है। तो सब कुछ नेक्स्ट जरूर बताएं, ठीक है। हो गया कंप्लीट। और ये बता दीजिए ना सर, ये हार्ट बीट क्या उसके बारे में क्या बताना है, हार्ट बीट क्या होता है? यस सर, वही बताइए। ठीक, हार्ट बीट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो है, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। सिस्टोल एंड डायस्टोल जो होता है, सिस्टोल इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड डायस्टोल इज अ रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, इसी को हार्ट बीट बोलते हैं। और 1 मिनट में जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स होता है, इवन ज्यादा ही होता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर वन बीट का अगर हम पता करें तो टाइमिंग, तो 0.8 सेकंड में 1 बीट हो जाता है, ठीक है। 72 के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो, क्योंकि एक एडल्ट पर्सन में 72 के अप्रॉक्स में वो बीटिंग करता है पर मिनट।
अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा वो वैरी करता है, ठीक है। उसी के कारण ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, पल्स रेट भी पता चलता है, वो सब कुछ सारा है, ठीक है। बस हार्ट बीट इज अ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज अ कॉल्ड और सर हार्ट बीट। और सर इसी को बोलते हैं सर, जो हार्ट में आवाज आता है सर, इसी की वजह से आता है क्या? वो हार्ट साउंड है जो लब ओ एंड सर, डप बोला जाता है। हाँ, हार्ट हाँ साउंड बोलते सर, हैं उसको, लब एंड डप। तो लब इज अ क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड एंड डप इज अ क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वाल्व। ये तो हम लिखवाए भी एनसीईआरटी में, सॉरी नोट्स ये में तो सर, लिखवाए हैं। ये हाँ सर लिखो है। हाँ, हाँ तो सर ये तो दोनों मतलब ये अलग अलग है दोनों, हार्ट साउंड और हार्ट हार्ट साउंड बीट। एंड हार्ट बीट, हाँ दोनों यस अलग है। वो साउंड में साउंड यस सुनाएगा, बीटिंग तो पर मिनट का वो है ना, यस ठीक है। यस देखो बीटिंग में हम क्या बताए थे, तुम लोग को याद होगा क्या नहीं जो भी हो, बट रिवाइज कर लो एक बार। बिट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से रहता है, जैसे ग्रोथ एज है, ठीक है। जैसे मान लो इस टाइम का जो तुम लोग का एज है, इसमें हार्ट बीट 72 से ज्यादा ही रहेगा, इवन फीमेल का 80 तक चला जाता है और मेल का 75 76 तक नॉर्मल चला जाता है, क्योंकि ग्रोथ रेट है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है तो पंपिंग ज्यादा है। ये प्रैक्टिकल चीज है, बट थ्योरेटिकल हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक एडल्ट पर्सन में 72 पर मिनट, पर्सन के लिए अलग है, ग्रोथ के लिए अलग है, तो आपके लिए हार्ट बीट हार्ट साउंड का जो भी है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। ठीक है, सो इसको हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका यूरिन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जो कि इसी में हम लोग देखेंगे कैसे होता है नहीं होता है, उसको ध्यान से समझना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन तुम्हारा एकेडमिक एनटीएससी ओलंपियाड जो भी पूछेगा यूरिन मैकेनिज्म से ही पूछता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको